हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं रेगुलेशंस ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस आईसी 14 का चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 का नाम है पॉलिसी होल्डर्स राइट्स ऑफ असाइनमेंट, नॉमिनेशन एंड ट्रांसफर। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये जानेंगे जो पॉलिसी होल्डर के अधिकार हैं रिगार्डिंग असाइनमेंट, नॉमिनेशन और ट्रांसफर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स करने वाले हैं हम वो जो इंश्योरेंस एक्ट है ना 1938, तो उसी के अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे कि सेक्शन 38, सेक्शन 39, सेक्शन 41, सेक्शन 45 और सेक्शन 64(5)(b). इनके बारे में आज के चैप्टर में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 38 की हम बात करेंगे। तो देखिए जो सेक्शन 38 है ना इंश्योरेंस एक्ट 1938 का, ये डील करता है असाइनमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि पॉलिसी होल्डर है वो अपनी पॉलिसी के जो अधिकार हैं उन्हें किसी और को असाइन भी कर सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है। और वो किस सेक्शन के अंडर है? वो है सेक्शन 38। तो जो सेक्शंस है ना इस चैप्टर में, तो उनके बारे में भी आप याद रखेंगे कि कौन सा सेक्शन किस काम के रिगार्डिंग है। तो चलिए जानते हैं। सेक्शन 38 असाइनमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। सेक्शन 38 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 states that an insurance policy can be assigned or transferred in whole or in part with or without consideration। तो देखिए सेक्शन 38 जो है इंश्योरेंस एक्ट 1938 का, ये कहता है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना उसे असाइन या फिर ट्रांसफर किया जा सकता है, पूरी की पूरी को भी या फिर उसके पार्ट को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दिस कैन बी डन बाय मेकिंग एन एंडोर्समेंट ऑन द पॉलिसी और बाय क्रिएटिंग अ सेपरेट इंस्ट्रूमेंट। तो ये काम किया जा सकता है एंडोर्समेंट के द्वारा या फिर इसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट भी रहता है। ट्रांसफर और असाइनर। तो ट्रांसफर कौन हो गया? जो ट्रांसफर कर रहा है, या उसे हम असाइनर भी कहते हैं। और देयर ऑथराइज्ड एजेंट मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट एंड एट लीस्ट वन विटनेस मस्ट अटेस्ट इट। तो क्या चाहिए कि जो असाइनर है या फिर जो ऑथराइज्ड एजेंट है वो इस इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, एक फॉर्म हो गया प्रॉपर, तो उसको साइन होना चाहिए उस पे, और साथ ही साथ एक विटनेस की भी इसमें आवश्यकता रहेगी। ट्रांसफर और असाइनमेंट इज नॉट वैलिड अगेंस्ट द इंश्योरर अंटिल, अब क्या है, दो कंडीशंस, रिटर्न नोटिस ऑफ ट्रांसफर और असाइनमेंट इज प्रोवाइडेड। तो देखिए इंश्योरर को आपको रिटर्न नोटिस या फिर जो ट्रांसफर का या असाइनमेंट का वो प्रोवाइड करना होगा। बोथ द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफेरी। देखिए ट्रांसफर कौन हो गया? जो अपना राइट्स को ट्रांसफर करेगा और जिसके नाम पर किया जाएगा उसे ट्रांसफेरी कहा जा रहा है। तो बोथ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफेरी or their authorized agent certify that endorsement or instrument or copy of it is correct। तो देखिए ये अब किस किस की जिम्मेदारी है? ट्रांसफरर की, ट्रांसफरी की और जो उनका ऑथराइज्ड एजेंट है कि चाहे तो आप एंडोर्समेंट के द्वारा या सर्टेन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये कर रहे हैं तो वो प्रॉपर होना चाहिए। तो ये जानकारी इंश्योरर के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट इसी में आ जाता है जो असाइनमेंट है ना, दो तरह की है। उसमें जो पहली टाइप है ना उसे हम कहते हैं कंडीशनल असाइनमेंट। इट रेफर्स टू ट्रांसफरिंग द राइट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय लाइफ इंश्योरर ओनर टू समवन एल्स अंडर सम टर्म्स एंड कंडीशंस। तो देखिए क्योंकि इस असाइनमेंट का नाम क्या है, कंडीशनल असाइनमेंट, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो भी ओनर है ना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, वो अपनी पॉलिसी के जो राइट्स हैं वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, पर कुछ टर्म्स और कंडीशंस के अंडर ही होगा ये। ठीक है। द पॉलिसी होल्डर इज असाइनर। तो पॉलिसी होल्डर को हम असाइनर कहते हैं एंड द पर्सन टू हुम द पॉलिसी इज असाइंड उसे कहा जाता है असाइनी। असाइनी कैन बी एनीबडी इंक्लूडिंग अ माइनर। तो कोई भी हो सकता है, कोई माइनर भी हो सकता है। और जो सेकंड टाइप असाइनमेंट की है ना उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट असाइनमेंट। तो एब्सोल्यूट असाइनमेंट जो है ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट रहता है दैट अलाउज द ओनर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू ट्रांसफर ऑल द राइट्स एंड ओनरशिप ऑफ द पॉलिसी टू अनदर पर्सन और एंटाइटी। तो देखिए ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का ओनर है
वो उस पॉलिसी के सारे राइट्स और ओनरशिप जो है वो किसी और व्यक्ति या फिर किसी एंटाइटी क्या हो गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उसे ट्रांसफर कर सकता है। द असाइनी रिसीव्स द फॉलोइंग राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देखिए जिसको असाइन किया जा रहा है यानी कि असाइनी के पास अब सारे अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगे उस ओनरशिप के रिगार्डिंग। तो क्या है ये, पॉलिसी ओनरशिप आ जाएगी उसके पास। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे फ्यूचर इंश्योरेंस प्रीमियम्स, क्योंकि देखिए उसके पास ओनरशिप आ गई है तो अब जो फ्यूचर में प्रीमियम भरे जाने हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी पर चली जाएगी। एंड राइट टू गेट द मेच्योरिटी बेनिफिट्स, और उसके पास मेच्योरिटी बेनिफिट्स लेने के अधिकार भी आ जाएंगे। अब देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि कंडीशनल और एब्सोल्यूट असाइनमेंट तो सेम सेम है, पर देखिए कंडीशनल जो असाइनमेंट होती है ना उसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस रहेंगी तभी वो असाइनमेंट हो सकती है, पर जो एब्सोल्यूट असाइनमेंट है ना ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें जो लीगली जो मींस ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो देखिए अब ये जो सेक्शन 39 है ये क्या कहता है, ये रिगार्डिंग है नॉमिनेशन। क्योंकि देखिए जब हम कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें हमें एक नॉमिनी भी अपॉइंट करना पड़ता है ना। अब नॉमिनी का मतलब क्या होता है कि अगर पॉलिसी जिसके नाम पर ली गई है अगर उसे पॉलिसी की टर्म कंप्लीट होने से पहले कुछ हो जाता है, मिसहैपनिंग हो जाती है, तो जो भी पॉलिसी का बेनिफिट है वो फिर किसे मिलता है, नॉमिनी को मिलता है। तो ये जो नॉमिनेशन वाला प्रोसेस है ना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में वो सेक्शन 39 के अंडर आता है। चलिए जानते हैं क्या बताया गया है यहाँ पे। तो सेक्शन 39 provides that policyholder may nominate one or more persons to whom the money secured by the policy shall be paid in the event of death of policy holder। तो देखिए अब इस पैराग्राफ में या जो हमने अभी लाइन पढ़ी ना इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो नॉमिनी है ना वो एक या एक से ज्यादा लोगों को बनाया जा सकता है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन हमारे से यही पूछ लिया जाता है कि कितने नॉमिनी हम अपॉइंट कर सकते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि नॉमिनी एक से ज्यादा अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो नॉमिनी जैसे कि यहाँ बताया गया है कौन है, जो कि पॉलिसी होल्डर की डेथ अगर टर्म से पहले हो रही है तो जिसे पॉलिसी के अंडर जो भी बेनिफिट है वो मिलेंगे, वो हो गया नॉमिनी। The Law Commission has now recommended that Section 39 be amended to take the distinction between the beneficial nominee and the collector nominee। तो देखिए ये जो Section 39 है ना इसमें अब कुछ अमेंडमेंट भी कर दी गई है और इसमें जो बेनिफिशियल नॉमिनी है और कलेक्टर नॉमिनी है उन्हें डिस्टिंग्विश कर दिया गया है कि दोनों अलग अलग होंगे। नेक्स्ट बताया गया है कि द इंश्योर्ड कैन नॉमिनेट अ फैमिली मेंबर और मेंबर्स टू रिसीव द पॉलिसी मनी इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ। ठीक है, तो जो भी इंश्योर्ड व्यक्ति है वो अपने फैमिली के एक मेंबर या ज्यादा मेंबर्स को नॉमिनी बना सकता है। देन नॉमिनेशन कैन बी मेड एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी। तो देखिए नॉमिनेशन जो है जब आप पॉलिसी खरीदते हैं तब की जा सकती है या फिर जब पॉलिसी की जो टेन्योर चल रहा है ना पूरी टर्म जो है उसके दौरान भी आप नॉमिनी जो है अपना कोई भी बना सकते हैं। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि नॉमिनेशन कैन आल्सो बी चेंज्ड और कैंसल्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी। और नॉमिनेशन को किसी भी समय पॉलिसी टेन्योर के दौरान चेंज भी किया जा सकता है और कैंसल भी किया जा सकता है। व्हेन एनी नॉमिनी इज माइनर, अब मान लीजिए कि कोई नॉमिनी जो है ना वो माइनर है, the policyholder can appoint the prescribed manner any person to receive the money secured by the policy in the event of his death during the minority of the nominee। तो देखिए इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि आप अपनी पॉलिसी में ना किसी माइनर अर्थात जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो तो माइनर को भी नॉमिनी बना सकते हैं। पर अगर आप अपनी पॉलिसी में माइनर को नॉमिनी बनाते हैं तो आपको एक अपॉइंटी भी अपॉइंट करना पड़ता है। अब अपॉइंटी का रोल क्या रहता है कि जो अपना नॉमिनी है ना क्योंकि वो तो माइनर है, तो अगर मिस हैपनिंग हो जाती है तो जब तक वो नॉमिनी जो है माइनर से मेजर नहीं हो जाता है मतलब 18 वर्ष का नहीं हो जाता है तब तक जो भी उसके पॉलिसी के रिगार्डिंग बेनिफिट है ना उनकी देखभाल करने के लिए जो अपॉइंटी है वो अपॉइंट रहेगा। पर जब वो नॉमिनी जो है 18 साल का हो जाएगा तो अपॉइंटी का रोल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द ट्रांसफर और असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी
made in accordance with the section 38 shall automatically cancelled a nomination। अब देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे हमने पिछला जो सेक्शन पढ़ा सेक्शन 38 उसमें क्या था, वो असाइनमेंट के रिगार्डिंग था ना। तो अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर सेक्शन 38 के अकॉर्डिंग कोई अपनी पॉलिसी को असाइन कर देता है तो जो नॉमिनेशन है ना वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। But where the policy is assigned to the insurer who bears the risk for the purpose of loan, then its reassignment on the repayment of the loan shall not be cancelled a nomination। पर अगर जो पॉलिसी है वो किसी इंश्योरर को असाइन की गई है, मान लीजिए कोई अपनी पॉलिसी पर ना लोन ले लेता है। अब लोन उसने किससे लिया है, इंश्योरेंस कंपनी से लिया है। तो जब लोन लिया जाता है ना तो जो पॉलिसी है वो इंश्योरर के नाम पर असाइन हो जाती है। पर जब लोन रीपे कर दिया जाता है, मतलब लोन पे कर दिया और जो नॉमिनेशन है ना फिर वो वापस जिस व्यक्ति की थी उसी के नाम पर आ जाती है, यानी कि इस केस में नॉमिनेशन कैंसिल नहीं होती है। तो ये बेसिक कुछ पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द नॉमिनेशन। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, वो है मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, जिसे कि MWP एक्ट भी कहा जाता है। अब ये एक्ट क्या है, देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन shall not apply to any policy of life insurance to which section 6 of Married Women's Property Act 1874 applies or has at any time applied। अब ये जो नॉमिनेशन वाला सेक्शन है ना, ये कोई भी जो पॉलिसी है जो कि MWP एक्ट 1874 के सेक्शन 6 के अंडर ली गई है तो उस पे ये प्रोविजन काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर ये जो MWP एक्ट आया है ना, इसके बारे में आपको जानना थोड़ा सा जरूरी है। देखिए इसमें क्या है कि कोई भी अगर पॉलिसी MWP एक्ट के अंडर ली जाती है, जिसे कि मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट कहा जाता है, तो उस पॉलिसी में मिलने वाले जो लाभ है ना, चाहे वो मेच्योरिटी के लाभ हैं या फिर डेथ बेनिफिट के लाभ हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी होल्डर की वाइफ और उसके बच्चों को ही मिलते हैं। पॉलिसी होल्डर को खुद भी उसके बेनिफिट नहीं मिलते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कोई भी जो पॉलिसी है MWP एक्ट के अंडर अगर ली गई है तो उसके बेनिफिट ईदर डेथ बेनिफिट और मेच्योरिटी बेनिफिट विल ओनली बी टू द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ द पॉलिसी होल्डर। तो और ये जो उन्हें मिलते हैं ना, जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है थ्रू ट्रस्टी। तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आ गया जी आपका सेक्शन 41। अब ये जो सेक्शन 41 है ना, ये कहता है कि जो इंश्योरेंस के बिजनेस में रिबेट का काम चलता है ना बहुत ज्यादा, कि कमीशन में आपको जो इंश्योरेंस एजेंट को जो कमीशन मिल रहा है उसमें उससे हमें रिबेट दे दीजिए, मतलब जो प्रीमियम हम दे रहे हैं वो उसमें आप छूट दे दीजिए, है ना। तो ये उसको रोकने के लिए है सेक्शन 41 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। इट प्रोहिबिट्स द रिबेट्स। अब क्या कह रहा है, नो पर्सन शैल ऑफर टू अलाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी रिबेट of the whole or part of commission payable or any rebate of premium shown। तो देखिए सेक्शन 41 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, जो भी मान लीजिए कि इंश्योरेंस एजेंट है या फिर कोई और व्यक्ति जो इंश्योरेंस एजेंट से रिबेट मांगता है प्रीमियम पे, या फिर कोई इंश्योरेंस एजेंट खुद ही अपने कमीशन में से रिबेट के तौर पे जो पॉलिसी उससे खरीद रहा है उसे रिबेट दे देता है, तो ये सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग लीगल नहीं है। एनी पर्सन मेकिंग डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी विच में एक्सटेंड अप टू 10 लाख रुपीज। तो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा काम करता पाया जाता है तो उसे पेनल्टी हो सकती है 10 लाख रुपए तक। अब यहाँ पर देखिए ये जो अमाउंट 10 लाख रुपए है ये प्रेजेंट रेट्स के अकॉर्डिंग है। कुछ बुक्स में ये अभी तक भी 500 रुपए ही छपा हुआ है, तो आप प्लीज अपने लेवल पर भी इस अमाउंट को चेक कर सकते हैं। सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 स्टेट्स द फॉलोइंग। अब ये जो सेक्शन 45 आ गया ना, अब ये क्या कह रहा है, नो पॉलिसी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर
after the expiry of 3 years from the date of policy, that is from the date of issuance of the policy, or date of commencement of risk, or date of revival of the policy, or date of rider to the policy, whichever is later. तो देखिए सेक्शन 45 जो है ना, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी भी पॉलिसी को खरीदे हुए 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो कोई भी इंश्योरर जो है उस पॉलिसी के अगेंस्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि 3 साल का समय था इंश्योरर के पास कि उसको जो पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकते थे। पर अगर पॉलिसी को किए हुए 3 साल हो चुके हैं, या फिर इशुएंस में को 3 साल हो चुके हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट को 3 साल हो चुके हैं, डेट ऑफ रिवाइवल को, या फिर डेट ऑफ राइडर टू द पॉलिसी हो चुके हैं, तो 3 साल के बाद कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं की जा सकती है पॉलिसी पर। नेक्स्ट इसी का पॉइंट है कि अ पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एट एनी टाइम विद इन 3 years from the date of issuance of the policy, or date of commencement of risk, or date of revival of the policy, or date of rider to the policy, whichever is later on the ground of fraud। तो अब ये पॉइंट कहता है कि अगर 3 साल के अंदर अंदर इंश्योरर को लगता है कि जो भी पॉलिसी करवाई गई है उसमें कुछ फ्रॉड के होने के चांस हैं, तो वो क्वेश्चनिंग के लिए जो पॉलिसी होल्डर है उसे बुला सकता है, उसको क्रॉसओवर क्वेश्चनिंग की जा सकती है। Provided that insurer shall have communicated in writing to the insured or legal representative or nominee or assignee of the insured the grounds and materials on which such decision is based। और इसके लिए ये जरूर चाहिए कि जो इंश्योरर है उसने रिटर्न में जो इंश्योर्ड व्यक्ति है या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर उसके नॉमिनी या फिर असाइनी के साथ कम्युनिकेट किया हो। तो ये कहता है सेक्शन 45। नेक्स्ट सेक्शन है 64(5)(b) ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। तो क्या कह रहा है ये? नो इंश्योरर shall assume any risk in India in respect of any insurance business on which premium is not ordinarily payable outside India unless and until the premium payable is received by him or is guaranteed to be paid by such person in such a manner and within such time as may prescribed, or unless and until deposit of such amount as may be prescribed is made in advance in a prescribed manner। तो देखिए कहानी तो 64(5) भी बहुत लंबी लिख रहा है, पर सिंपल सी शब्दों में कहना ये चाहता है कि कोई भी जो इंश्योरर है ना, वो तब तक रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक जो प्रीमियम है ना भरा नहीं जाएगा। मतलब जब वो प्रीमियम रिसीव कर लेंगे ना, उसके बाद ही रिस्क एक्सेप्टेंस होगी। तो ये कहना चाहता है 64(5)(b) ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, in the case of risk for which premium can be ascertained in advance, the risk may be assumed not earlier than the date of which premium has been paid in cash or by check to the insurer। यानी कि अब ये सेक्शन 7 में ये भी कह रहा है कि अगर प्रीमियम जो है ना एडवांस में ले लिया गया है, तो जब प्रीमियम एक्सेप्ट किया जाएगा कैश में या चेक के द्वारा, तभी से जो है रिस्क जो है अज्यूम किया जाएगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि वेयर द प्रीमियम इज टेंडर्ड बाय द पोस्टल मनी। मान लीजिए कि जो प्रीमियम है ना वो पोस्टल मनी या पोस्टल ऑर्डर के द्वारा भेजा जा रहा है, चेक के द्वारा भेजा जा रहा है, बाय पोस्ट भेजा जा रहा है। द रिस्क में बी अज्यूम्ड ऑन द डेट ऑन विच मनी ऑर्डर इज बुक्ड। तो रिस्क किस दिन से माना जाएगा? जिस दिन मनी ऑर्डर बुक किया गया है या फिर जिस दिन चेक जो है वो पोस्ट किया गया है, जो भी केस है उसके अकॉर्डिंग मान लिया जाएगा। चलिए अब है आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, fill in the blanks by choosing the right option। The instrument through which the transfer or assignment of the policy is made must be dash dash and dash। तो ऑप्शन दी गई हैं signed, attested, notified and stamped। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप अपनी पॉलिसी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ना उसे ट्रांसफर या फिर असाइन करना चाहते हैं, तो क्या स्टेप्स फॉलो होंगे? तो स्टेप्स जो फॉलो होंगे ना आपके, तो उसमें क्या होएगा? साइन होनी चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए और स्टैम्प्ड होनी चाहिए। तो इसलिए जो आपका क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि साइंड, अटेस्टेड एंड स्टैम्प्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
Nomination may be made by holder of the policy only when the policy is on the dash life. तो देखिए किसी भी पॉलिसी होल्डर के द्वारा नॉमिनेशन तभी की जा सकती है अगर वो किसकी लाइफ पर होगी, his or her own, then someone else, both of above या फिर none of the above. तो देखिए अपनी पॉलिसी होगी उसी पर कोई भी व्यक्ति नॉमिनेशन कर सकता है ना, तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा. Any person making default in complying with the provision of section 41 shall be punishable with the fine which may extend up to 10 lakh. अभी किया हमने ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. As per section 45 of Insurance Act 1938, a life insurer can repudiate the policy on the ground that the material fact in the proposal or document are inaccurate or false within dash from the date of issuance of the policy or commencement of risk. तो देखिए अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेक्शन 42 है ना जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 का, उसके अकॉर्डिंग कोई भी पॉलिसी जो है अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ पाई जाती है, इंश्योरर को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो कितने साल का समय रहता है डेट ऑफ इश्योरेंस के बाद कि उस मतलब जो इंश्योरर है पॉलिसी होल्डर को क्वेश्चनिंग कर सकता है, पूछ सकता है उसके रिगार्डिंग. तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 3 साल के विदिन पूछा जा सकता है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Fill in the blank by choosing the correct option. For policies under the group personal accident insurance, the installment of premium covering the particular period must be paid within dash from the date of commencement of that period. तो देखिए ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात हो रही है और जो प्रीमियम है ना वो पर्टिकुलर पीरियड के विद इन पे कर देना चाहिए. तो इसका जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन सी है. 15 दिन का टाइम पीरियड रहता है इसमें डेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद, तो 15 डेज, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. What type of assignment is valid only if the specified event happens during the lifetime of the life assured? तो देखिए आपको बताना है कि किस प्रकार की असाइनमेंट वैलिड रहेगी अगर किसी पॉलिसी होल्डर के लाइफ टाइम के दौरान कोई इवेंट हो जाता है, कंडीशनल, अनकंडीशनल, दोनों ही, या फिर नन ऑफ द अबव. तो देखिए ऐसे केसेस में ना कंडीशनल जो असाइनमेंट है ना वो वैलिड रहती है. तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा. Section 39 of Insurance Act 1938 provides that policyholder may nominate to whom the money secured by policy shall be paid in the event of death of policyholder. तो देखिए जो सेक्शन 39 है इंश्योरेंस एक्ट का, अब उसके हिसाब से कोई भी जो पॉलिसी होल्डर है वो जो पॉलिसी है उसमें नॉमिनी बना सकता है किसी भी व्यक्ति को. तो कितने लोगों को बनाया जा सकता है? ओनली 1 पर्सन, 1 और मोर पर्सन, एटलीस्ट 2 पर्सन, या मैक्सिमम 3 पर्सन. तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, एक या एक से ज्यादा लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकता है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नॉमिनेशन इज कैंसल्ड वेयर द नॉमिनीज और नॉमिनी डैश बिफोर द पॉलिसी मैच्योर्स फॉर द पेमेंट. तो देखिए जो नॉमिनेशन है ना वो कैंसिल हो जाएगा अगर जो नॉमिनी है वो उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब डाई हो जाता है, becomes major, then gets married, या फिर any of the above. तो अगर नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है ना तो नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Which of the below assignment transfers to the assignee all rights, title and interest of assigner in the policy? तो आपको बताना है कि वो कौन सी असाइनमेंट है जिसमें कि पॉलिसी के सारे राइट्स जो हैं वो असाइनी को ट्रांसफर हो जाते हैं, कंडीशनल, अनकंडीशनल, एब्सोल्यूट, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो इसका जो राइट आंसर है वो है एब्सोल्यूट असाइनमेंट में पॉलिसी के अंडर सारे राइट्स, टाइटल और इंटरेस्ट जो हैं वो असाइनर के द्वारा ट्रांसफर कर दिए जाते हैं असाइनी को. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. फिल इन द ब्लैंक with by choosing the correct option. Any nomination can be at time cancelled or changed before the policy dash. तो देखिए कोई भी जो नॉमिनेशन है ना वो कैंसिल हो जाएगा या कैंसिल किया जा सकता है या चेंज किया जा सकता है पॉलिसी के डैश से पहले, मेच्योर होने से पहले, लैप्स होने से पहले, रिजेक्ट होने से पहले, या फिर रिपुजिएट होने से पहले. तो देखिए पॉलिसी के मेच्योरिटी से पहले नॉमिनेशन को कैंसिल भी किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, after which
year presumption of the death clause will apply if the person is not heard of. तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है ना, उसके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है ना, तो कितने साल के बाद उसे डेड कंसीडर कर लिया जाता है? 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद या फिर 10 साल बाद? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 7 साल तक कोई भी इंश्योरेंस कंपनी वेट करती है, और अगर व्यक्ति का कुछ भी अता पता नहीं चलता है तो उसे मृत मान लिया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। If the policy is endorsed under Section 6 of MWP Act, then the beneficiaries are wife and who? बताइए कौन होगा बेनिफिशियरी? वाइफ और हिमसेल्फ, पेरेंट्स, सिबलिंग्स या फिर चिल्ड्रन? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर पॉलिसी MWP एक्ट के अंडर एंडोर्स्ड है तो बेनिफिशियरी सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की पत्नी और उसके बच्चे होंगे, और कोई नहीं होगा, वो खुद भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। एंड में है जी आपके लिए बोनस क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करके आपने बताना है। Under what circumstances would the policyholder need to appoint an appointee? First है insured is minor, nominee is minor, policyholder is not of sound mind, and policyholder is not married. Thanks for watching the video and best of luck.